नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि विभाग ने दिसंबर 2023 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक 4,492 करोड़ रुपए की सड़कें का निर्माण काम किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के इस दौरान 617 सड़कें, 91 पुल, 7 लोक निर्माण भवन बनाए गए हैं। विभाग ने ये पत्र जारी कर कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर की आरटीआई जानकारी पर स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस नेता ने आरटीआई में केवल प्रमुख अभियंता द्वारा स्वीकृति के बारे में पूछा था, इसलिए जानकारी में 2 सड़कें दिखाई जा रही थी, क्योंकि प्रमुख अभियंता को सिर्फ 50 लाख तक के निर्माण के ही अधिकार होता है। मामले में विभागीय मंत्री ने कहा कि 20 महीने में मुंगेली में 363 करोड़ की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी से हुई है। अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल ने 5 साल केवल झूठ और भ्रम फैलाकर सड़कें चलाई, सरकार चलाई और उसी पर सड़क पर राजनीति अब वो कर रहे हैं। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं, बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा है भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, और वही फिर से हुआ है। सौरभ सिंह परियार हमारे सहयोगी और इनसाइट्स के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कांग्रेस नेता ने आरटीआई में केवल प्रमुख अभियंता द्वारा जो स्वीकृति दी जाती है उसके बारे में पूछा था। क्या ये फैक्ट जानबूझकर छिपाया गया था पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या फिर उन्हें इस बात की ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि 50 लाख तक की निर्माण की स्वीकृति उनके पास होती है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी और प्रवक्ता ने तमाम मीडिया को भी ये जानकारी दी गई कि कैसे जो है छत्तीसगढ़ में 0.95 किलोमीटर ही सड़कें बनी है, और वो भी मुंगेली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरुण साव के क्षेत्र है। फिर उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में ही 0.95 किलोमीटर की। उसके बाद फिर अभी कुछ देर पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पूरी जानकारी देश को दी गई है कि अभी तक जो है 4,492 करोड़ रुपए की 617 सड़कें और 91 पुलों की जो है स्वीकृति की गई है। और इस पर अरुण साव पीडब्ल्यू मिनिस्टर का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम और झूठ का काम करती है, और उन्होंने भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा कि भूपेश बघेल की कुशासन की सरकार थी, आज विष्णुदेव की सुशासन की सरकार है। तो ऐसे में उनका काम केवल भ्रम और झूठ फैलाने का है, भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं का, ये उन्होंने कहा है। दरअसल आपको ये समझना होगा, दर्शकों को भी आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी आरटीआई आवेदक के द्वारा, उसमें उन्होंने प्रमुख अभियंता कार्यालय में जो स्वीकृत कार्य हुए हैं उसकी जानकारी मांगी गई थी। तो उस हिसाब से फिर संबंधित अधिकारी जो है मुंगेली के, उन्होंने जानकारी दी थी। और दरअसल उन्होंने पूरे राज्य की जानकारी नहीं मांगी गई थी, जो संबंधित विभाग और सरकार की ओर से स्वीकृत कार्य उसकी जानकारी नहीं मांगी गई थी। तो कुल मिलाकर खबरें पूरे मीडिया में ये चल गई। उसके बाद सोशल मीडिया में खबरें वायरल होने लगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अब तक 20 महीने में जो है मात्र 0.95 किलोमीटर सड़क बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये उप मुख्यमंत्री सौरभ, जब ये मीडिया में सामने आया है ये कांग्रेस प्रवक्ता के आरटीआई के जरिए, तो क्या ये जानबूझकर, मेरा सवाल जो था कि क्या जानबूझकर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस बात को छिपाया गया कि अभियंता के लिमिट में जो होता है वही बता दिया जाए ताकि एक मैसेज बड़े तौर पर जाए और सरकार कटघरे में खड़े हो, या फिर उन्हें ये मालूम नहीं था? मैं ये समझना चाहता हूँ। आपका सवाल अविनाश बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में चीजें जो है बहुत तेज गति से वायरल होती है, बिना परखे, बिना तथ्यों की जानकारी लिए। और आज भी संभवतः यही हुआ है। सारे मीडिया में भी ये खबरें चलने लगी, उसके बाद सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई। इस खबर की कटिंग होने लगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो पोर्टल है उस पर जो उनके आईडी है सोशल मीडिया में ऑफिशियल पोस्ट होने लगे। तो निश्चित तौर पर ये कहा भी जा सकता है, लेकिन अब आने वाले समय पर हो सकता है, देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इस पर और क्या कोई
कार्रवाई के निर्देश या कोई जांच के निर्देश दे रहे हैं कि देते हैं या दे नहीं रहे हैं। देते, और इस पर रिएक्ट क्या आप कांग्रेस पार्टी करती है। और ये पूछना भी बड़ा दिलचस्प होगा सौरभ कि जानबूझकर तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उस बिंदु को छुपा तो नहीं दिया गया था। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर ये खबर खूब वायरल हुई, लेकिन अब PWD मंत्री खुद अरुण साहब ने सामने आए और कहा कि कितने काम हुए हैं ये ज़रा देखें आप, और बाकायदा रिकॉर्ड भी, इसका डेटा भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। बस्तर ओलंपिक में इस वर्ष खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति उसे इन्हें मिली है। इस पहल से जनजातीय युवाओं की जो प्रतिभा है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर और बिलासपुर में 220 बेड के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी रखा और इस पर जल्द फैसला लेने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है। साथ ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने और राज्य में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नए स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर्स की मांग पर स्वीकृति देने का भरोसा भी मिला है मनसुख मंडाविया से। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को एमपी की उपलब्धियों और नवाचारों पर आधारित एक पुस्तिका है विरासत से विकास की राह, ये भेंट की। अपनी दुबई स्पेन यात्रा की सफलता की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया, निमंत्रण भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, कानून व्यवस्था की जानकारी दी। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मंगलवार को बीजापुर के दौरे पर रहे। जिले में संचालित कई विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संचालित बाल गृह टूमो रोज फाउंडेशन और बालिका गृह का भी दौरा किया, बच्चों से सीधे संवाद किया और उनसे संवाद में उनकी जो दिनचर्या है, भोजन, शिक्षा, योग जैसी गतिविधियों की बातचीत की। बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बीजापुर में दौरा की और अनेक संस्थाओं में की जहां आंगनबाड़ी केंद्र हैं। नियत नेला नार के तहत हर प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शासन प्रयास कर रही है और जो व्यवस्था बन पड़ती है शासन द्वारा विशेष फोकस किया गया है नेला नार के जो गांव पड़ रहे हैं, पूरी व्यवस्था दी जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इन दिनों बूथ और मंडल के गठन के लिए पसीने बहा रहे हैं। बूथ की कमेटियां बनाई जा रही है, कई मंडल का गठन हो रहा है। संगठन सृजन के तहत पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व मंत्रियों को जिलों में नियुक्तियों की जिम्मेदारी दी है। सभी जिलों के लिए पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को प्रभारी बनाया गया है। सितंबर 2025 तक नियुक्तियां होनी हैं। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। पूरी ताकत से कांग्रेस लगी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। हर एक कांग्रेस का नेता उस भ्रष्टाचार से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। पूर्व सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में यूरिया खाद का संकट बना है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। कहा कि पूरा प्रदेश घोषणाओं और आश्वासनों के सहारे चल रहा है। खाद और यूरिया का संकट है और सरकार चाह रही है कि दबाव से लोगों का आवाज रोकी जाए। ये आज हालात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। संगठनों में बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब यूथ कांग्रेस को नया आधार देने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी है। युवा कांग्रेस के उम्रदराज युवाओं को
कांग्रेस की मुख्य धारा में लाने की तैयारी है, जबकि एनएसयूआई की उम्र पार कर चुके युवा अब यूथ कांग्रेस की टीम का हिस्सा बनेंगे। इस तरह कांग्रेस की युवा इकाई जल्द ही पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरेगी। जिला, ब्लॉक, विधानसभा अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। जो नए पदाधिकारी, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे विधानसभा पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे, उनकी छवि पर और कैरेक्टर पे से काम किया गया। पहले बोल दिया किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड उनका ना हो, किसी प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, और एक अच्छे इंसान को छवि को देखते हुए हम लोगों ने नियुक्ति लिस्ट बनाई है। और जल्द जो है युवा कांग्रेस सूची जो है, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे, सूची आपके बीच होगी। अपराधी मामले में सतर्क हो रही होगी, क्योंकि कुल मिलाकर तो अपराधियों का समूह ही ये है कि हर एक जो अपराध होता है, पिछले 1.5 वर्षों में हमने ये विशेष रूप से देखा है कि हर एक जो अपराध प्रदेश में होता है, उस अपराध में कहीं न कहीं कोई कांग्रेसी संलग्न रहता है। इसलिए वास्तव में कांग्रेस की चिंता तो होनी ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में राजस्व विवादों को कम करने की दिशा में सरकार ने एक नई पहल की है। अब निर्विवाद जमीनों का नामांतरण और बंटवारा ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। ग्राम पंचायत और सचिव की रिपोर्ट पर नामांतरण रिपोर्ट अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद नामांतरण बुक जारी करने और बंटवारा करने का काम राजस्व विभाग पूरा करेगा। प्रदेश के पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि निर्विवाद जमीनों के मामले में राजस्व कोर्ट तक ना पहुंचे, इसलिए कोशिश की जा रही है। निर्विवाद नामांतरण और बंटवारा ये पंचायत में ही बैठ करके पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर पंचायत के सचिव के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। आगे रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, नई पर्ची बनाना, नक्शा काटना, ये फिर राजस्व का कार्य होगा, लेकिन वहाँ तक का काम पंचायत में हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश अब कर रहे हैं। इसको और अधिक प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संभागीय बैठक में सभी जिले, ब्लॉक से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नेताओं ने बीजेपी की केंद्र राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसलों को और कामों को बताया गया। आयोग के गठन से लेकर सत्ता संगठन में भागीदारी के साथ ओबीसी वर्ग के हित के लिए गए सरकार के फैसलों को साझा किया गया। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ मां के नाम, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया है। हमारे पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। आज का यह 5वां सम्मेलन था। सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने व्यक्तित्व दिए, अपना उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन दिया है और बड़ा ही सफल रहा ये। मैं मोर्चा के सभी प्रदेश के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का, हमारे जिला के अध्यक्षों का, सभी कार्यकर्ता और सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और दूसरा पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। वहीं कोर्ट का फैसला आते ही सियासत भी गर्मा गई। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, चिदम्बरम जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। संदेश ये है कि देश से माफ़ी मांगो, हिंदुओं से माफ़ी मांगो और माफ़ी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ। साध्वी प्रज्ञा की पूरे हिंदू समाज को अभिनंदन करना चाहिए। तत्कालीन रूप से ये प्रकरण दर्ज हुए थे, तभी से प्रथम दृष्टया ये लगता था कि ये कोई एक साजिश है और मुझे लगता है माननीय न्यायालय के जो फैसले आए हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ये सब उसी का परिणाम है। भगवा त्याग, शौर्य और सनातन का प्रतीक है। उसके अंदर जरा सा भी भाव दूसरों को परेशान करने का हो ही नहीं सकता और इसी का परिणाम है कि 2 बार जनता ने कांग्रेस को नकारा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने
फैसले का स्वागत किया। कहा कि निर्दोषों को फंसाया गया था। बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि शुरू से ही विपक्ष जानबूझकर आरोप लगाता रहा है, लेकिन कानून और संविधान पर आस्था रखने वालों की जीत हुई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में अब सभी आरोपी बरी हो गई हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह पूर्व सांसद ये भी इस मामले में आरोपी थी, लेकिन न्यायिक कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया सबूतों के अभाव में, और जो 7 आरोपी थे वो भी बरी हो गए। तो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी से कानून की जीत बता रही है, संविधान की जीत बता रही है, और कांग्रेस, तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने कई शब्द गढ़े थे भगवा आतंकवाद जैसे, उसे याद दिला रही है, कह रही कि कांग्रेस पार्टी को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। निर्दोषों का वो किया गया है करके, निर्दोष हैं, चाहे साध्वी जी हों चाहे अन्य लोग हों। तो मेरा ये कहना है कि सत्य का मामला है, जो निर्णय हुआ है, और इसको लेके हमने किसी भी प्रकार का पॉलिटिसाइज नहीं किया, जैसा कांग्रेस हर विषय पर पॉलिटिसाइज करती है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया। निश्चित रूप से ये एक न्यायालय का निर्णय है। अपोजिशन ने जानबूझकर जिस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, हम सबको न्यायालय पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है, और अंततः न्याय की जीत होती है जिसको कहते हैं। और साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य जो लोगों को इसमें मुक्त किया गया है, मुझे लगता है एक अच्छा फैसला, एक बड़ा फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार को घेरा, कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठाए, पूछा कि डीएमएफ के फंड के खर्च के दायरे को बढ़ा दिया गया है, ऐसा किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? ये दायरा भ्रष्टाचार को बढ़ाने के मकसद से किया गया है। बैज ने कैबिनेट के एक और फैसले पर सवाल उठाया, कहा कि सरकार ने रेत खदानों के घोटालों और बंदर बांट पर पर्दा डालने के लिए ऑनलाइन नीलामी की घोषणा की है। ये डीएमएफ भी इस तरह की गड़बड़ियां करना चाह रही है क्या, जो नियमों में बदलाव किया है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के इस मनसे पे बड़ा सवाल उठता है, और कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला इस सरकार करना चाहती है, और अपने कुछ चहेते लोगों को ये उपकृत करना चाह रही है, जिसकी रेत खदानों की अब ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। 1.5 साल तक रेत खदानों को इस सरकार ने भरपूर लूटा है। ऑनलाइन टेंडर कर कहीं ना कहीं रेत खदानों को घोटाले और बंदरबाट करने का इरादा है। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने एक और पहल की है। हर ग्राम पंचायत में 2 रजिस्टर रखे जाने की कोशिश की जा रही है। फैसला लिया गया, एक रजिस्टर में गांव के उन लोगों का रिकॉर्ड होगा जो राज्य बनने से पहले यहां निवास कर रहे थे, दूसरे रजिस्टर में उन लोगों की जानकारी दर्ज की जाएगी राज्य सरकार बनने के बाद यहां कर बसे हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ये पहल प्रदेश में घुसपैठ को रोकने और घुसपैठियों की पहचान करने पर केंद्रित है। भारत के नागरिक का वहीं पर भी रहने आने जाने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, और इसलिए इसका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। सिर्फ यही है कि घुसपैठिए अगर हैं तो चिन्हांकित होनी चाहिए। जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। खबर बैतूल से है, जहाँ लिटिल फ्लावर मिशनरी स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल पर छात्रों से तिलक और कलावा उतरवाया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल चर्चा करने की मांग की और कक्षा में घुसने का प्रयास किया। झड़प की स्थिति भी बन गई, लेकिन इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वहीं बैठकर कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हम लोग हंगामा करीबन 1 घंटे से कर रहे हैं, और हमारा विषय यही था कि हम इस कलावे और इस टीके के लिए आए हुए थे कि प्रिंसिपल मैम आप आइए और हमसे बातचीत करिए। हम जब छात्रों की समस्या लेके आते हैं, ये छात्रों की समस्या नहीं सुनते। यहाँ पे कई छात्रों के हाथ में कलावे नहीं पहने दिए जाते, तिलक नहीं लगाने दिया जाता। कलावा
नहीं बांधने दिया जा रहा है, स्कूल में तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर विद्यार्थी परिषद में आज इसी बात को लेकर गतिरोध बना रहा। प्रिंसिपल मैडम के आने के बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। प्रिंसिपल मैडम ने भी इस बात के लिए कहा कि हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है कि वो कलावा कोई भी स्टूडेंट बांध के आ सकता है, तिलक लगा के आ सकता है। कड़ी में हमारे जो अपने कुछ संगठन है एबीवी वगैरह, तो उनको कहीं ये सूचना मिली होगी, जानकारी मिली होगी कि एलएफएस स्कूल में कलाया बांधने को लेकर के या तिलक लगाने को लेकर के बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कभी किसी धर्म को मानने या किसी धर्म का पालन करने के लिए न तो कभी बाध्य किया है, न कभी कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जांजगीर के मड़वा प्लांट की लाइन में मालगाड़ी डिरेल हो गई। पटरी से 9 वैगन उतर गए हैं। बड़ा हादसा चला है। कोयला अनलोड करने के बाद वापसी के दौरान ये डिरेल हुई है। रेलवे की एआरटी की टीम मौके पर मौजूद है। वैगन को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। 9 वैगन डिरेल हो गए हैं। मालगाड़ी कोयला अनलोड करने के बाद वापस जा रही थी, तभी ये डिरेल हो गई। एआरटी की टीम रेलवे की मौजूद है। वैगन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 14वें नंबर पर आने के बाद सवालों के घेरे में है। सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हैं। गुरुवार को उन्होंने निगम की बैठक में जमकर हंगामा किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर की रैंकिंग फर्जी होने का आरोप लगाया। हंगामे के चलते परिषद की बैठक 3 बार स्थगित करनी पड़ी। 11 बिंदुओं को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। 1.5 घंटा तक बीजेपी के पार्षदों ने स्वच्छता अवार्ड फर्जी होने का आरोप लगाकर हंगामा किया और नारे भी लगाए, विरोध भी किया गया। हमने ये कहा था कि आज पूरा शहर पानी से, गंदे पानी से, सीवर से, सड़कों से परेशान है। महापौर मुखिया हैं, पूरे शहर की, नगर की मुखिया हैं। अगर अवार्ड के लिए बुलाया गया था तो आप मना कर दे दी कि भाई हमारे शहर की स्थिति ठीक नहीं है, हम अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। गेटअप नहीं है ये। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक केवल एक दिखावे का वो हो, कुछ लोगों के लिए ढोंग हो, कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में ये ग्वालियर शहर की स्थिति है। देखिए, सर्वेक्षण कभी फर्जी नहीं होता। अगर शहर में कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें सरकार के आंकड़े कभी गलत नहीं होते। आंकड़े भी सरकार हमसे और आपसे लेती है, इसलिए सरासर गलत है। बेमेतरा में पारिवारिक जमीन विवाद में शिक्षक की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। हेमाबंद के हाई स्कूल में शिक्षक पदस्थ था। दाढ़ी थाना क्षेत्र के करचुआ गांव का ये मामला है। शिक्षक की हत्या कर दी गई धारदार हथियार से। पारिवारिक जमीन विवाद में शिक्षक की हत्या कर दी गई है। आरोपी फरार है, तलाश की जा रही है। इंदौर देश में स्वच्छता की मिसाल बन चुका है और अब स्मार्ट और डिजिटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर को कई डिजिटल बस स्टॉप्स की सौगात दी गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ कई अत्याधुनिक बस स्टॉप का लोकार्पण किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इन बस स्टॉप पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इन कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी। क्लीन और डिजिटल इंदौर में ये डिजिटल बस स्टॉप बनकर तैयार है और शहर के 200 से ज़्यादा बस स्टॉप हम इस तर्ज पे बना रहे हैं जो महिला सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, बसों की जानकारी की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त हैं। यहाँ तक कि मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा है। आने जाने वाली बसों की जानकारी भी रहेगी। बैठने की भी सुगम व्यवस्था है। बिलासपुर में एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। किराए के मकान में रह रहे युवक के मुस्लिम और हिंदू युवती होने से मामला और गर्मा गया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बंगाली पारा का है। लखनपुर सरगुजा जिला निवासी अर्श अली नाम का युवक किराए में मकान लेकर रहता था और युवक यहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आया था, लेकिन युवक की गतिविधियां संदिग्ध और आपत्तिजनक थी। सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक हिंदू लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में वो मिला है। दोनों को हिरासत में लेकर परिजनों को सूचना दे दी गई है। बंगाली पारा सिपत चौक के पास जो है कुछ मोहल्लेवासी थाना आकर जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि उनके मोहल्ले में संदिग्ध परिस्थिति में युवक युवती रहते हैं
लड़की के परिजनों को बुलाकर जो उनके सुपुर्द किया गया है एवं प्रथम दृष्टया लड़का अर्श अली की स्थिति थोड़ी संदिग्ध पाई गई है, जिसको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वहाँ से वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक छोटी बच्ची से मारपीट का मामला सामने आया। स्कूल की संचालिका पर पीटने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। बच्ची जब स्कूल से आई तो मैं पहले समझ नहीं पाया क्या हुआ। जैसे वो सो के उठी, मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो मिस ने मुझे आज मारी। मैं बोला मारी बेटी, डांटी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए होगा करके। नहीं पापा मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। बच्ची को मैं पूछी कि क्या बात है बेटी करके, उसको मैं पूछी तो वो बताए कि बुआ मेरे को राधे राधे मैं बोली तो मेरे को मिस ने मुंह में टेप लगाकर उसको बुरी तरीके से पीटा गया करके। फिर जाके हम लोग आवेदन दिए, फिर FIR कराए। उसके पिताजी ने ये बात लिख के दिया है हमको कि बच्ची जब राधे राधे बोली है तो वो उसको बोलने से मना किया गया है। तो इसके भी हम तस्दीक कर रहे हैं और तस्दीक पर अगर हमको इस साक्ष्य मिलेगा तो फिर और भी उसमें धारा जोड़ के भी कार्रवाई। संचालिका की गिरफ्तारी हो गई है। अब राजिम के पारा गांव में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 12 जून को संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के बाद महिला की मौत की पुष्टि हुई। मृतका के मायके पक्ष ने शुरू से ही हत्या की आशंका जताई थी। आरोपी पति देव सिंह पिछले 3 सालों से चरित्र शंका को लेकर पत्नी से मारपीट भी करता था। जेल भेज दिया गया गिरफ्तार कर उसे। हटा के रामगोपाल जी वार्ड में 2 पक्षों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर गाली गलौज और तोड़फोड़ की है। पीड़ित मोहित अग्रवाल और उनके परिजनों ने रोते बिलखते वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। बार फोन किया सर, कोई हेल्प नहीं मिली हम लोग को। पुलिस शासन किस काम की सर? कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसी का कोई हेल्प नहीं कर रहा। हमारे पास छोटी सी 2 महीने की बच्ची हमने कार्टून में लुकाई है। कहाँ जाए हम लोग, कहाँ ना जाए, आप लोग प्लीज कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। मुझे मोहल्ले के रवि सोनी, संदीप सोनी, नंदन सोनी, बल्लू सोनी, अभिषेक सोनी द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है एवं मेरे घर पर बहुत पत्थर फेंकेगा रात में। हम हमारा पूरा परिवार परेशान है और हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। भोपाल में पकड़े गए MD ड्रग्स मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच ड्रग्स माफियाओं के इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों को भी अपने शिकंजे में लेता जा रही और एक कांग्रेस नेता के बेटे अंशुल सिंह को गिरफ्तार किया गया। अंशुल और यासीन मछली के बीच ड्रग्स लेन देन का मोबाइल में रिकॉर्ड मिला। इसके बाद अंशुल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अंशुल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अभियान के तहत भोपाल जिलाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुका है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। MD ड्रग की जो तस्करी में जो एक गैंग पूरा सामने आया है, उसमें कुछ लोगों के नाम सामने और आए हैं, इनसे पकड़कर पूछताछ की रही। इसमें अंशुल सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इनका ऐसे इनसे कनेक्शन सामने आने पर और कुछ ड्रग्स से मामले से लेन देन भी इसमें सामने आया है, तो इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद हम लोग न्यायालय पेश करके रिमांड लेंगे। सरगुजा जिले में स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने की योजना तो बनाई गई, मगर शिक्षक बच्चों की पढ़ाई छोड़ चना लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए कैसे शिक्षक बाकायदा कतारबद्ध होकर परेशान होते रहे, चना खरीदते रहे। एक रिपोर्ट में आप देखें। अंबिकापुर BEO कार्यालय के बाहर लगी लंबी लाइन और घंटों कतार में लगे ये लोग सरगुजा के वो शिक्षक हैं जो बच्चों की पढ़ाई छोड़कर जिला प्रशासन के फरमान के कारण यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। दरअसल सरगुजा कलेक्टर ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने प्राथमिक स्कूल के बच्चों को चना देने की योजना शुरू की है, जिसको लागू 1 अगस्त से किया जाना है। ये मंशा बेहद नेक हो सकती है, मगर इसके लिए जो शिक्षा विभाग ने तरीका अपनाया वो बिल्कुल भी नेक नजर नहीं आता।
क्योंकि इसके लिए अंबिकापुर बीईओ कार्यालय में ब्लॉक के सभी स्कूलों के एक शिक्षक को 31 जुलाई को स्कूल में बुलवाया और यहाँ स्कूल में दर्ज संख्या के अनुसार चना तौल कर देने लगे। घंटों खड़े रहने के कारण एक महिला शिक्षक तो बेहोश होकर गिर भी गई। कांग्रेस ने भी प्रशासन की इस व्यवस्था को शिक्षकों का अपमान बताया है। बीओ ऑफिस आई हूँ चना लेने के लिए, जो 1 अगस्त से वितरण करना है बच्चों को। बस सूचना मिली थी कि बीओ कार्यालय में चना लेने आना है 11 बजे से। अंबिकापुर विकास खंड के जितने संकुल है उसके अंतर्गत वो सब लोग आए हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग बीओ कार्यालय में खड़े हैं चना लेने के लिए 11 बजे से, और शासन की व्यवस्था थी पिछले वर्ष चना को सीधे हम यहाँ से आहरण कर रहे हैं ऑफिस से, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना उठाव और इन चीजों में जो परेशानी शिक्षकों को हुई है। जितना अपमान और जितना अन्याय इस शासन और प्रशासन में हुआ है उतना अन्याय कभी नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि शिक्षक चना लेने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। स्कूलों में चना देने की योजना 1 अगस्त से लागू होनी है। ऐसे में चना बीईओ कार्यालय में 4 दिन पूर्व ही पहुंच गया है, मगर बीईओ साहब ने चना संकुलों तक पहुंचाने की बजाय शिक्षकों को उनके दफ्तर बुलवाना ज्यादा मुनासिब समझा। तभी तो शिक्षक घंटों बीईओ कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। इसमें काफी संख्या महिला शिक्षकों की भी थी। इधर जब IBC 24 ने इसे लेकर डीईओ से सवाल किया तो अपने मातहतों की गलती स्वीकार की और कहा कि चना संकुलों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से कोशिश होगी कि स्कूलों तक भी चना पहुंचे। डीईओ ने ये भी कहा कि शिक्षकों को आगे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। दरअसल निर्देश है संकुल स्तर तक पहुंचा के देने का, टीचर्स को कतई नहीं आना है और वो स्कूलों में पहुंचा के दिया जाएगा। ये मैं इसको अभी आपके सामने ही बीओ को निर्देशित किया मैंने और संबंधित को निर्देशित किया, और कभी भी ये जल्दीबाजी में जबकि कल प्रदान करना है तो इसने अपनी नासमझी से ऐसा किया होगा। ये कतई ऐसा नहीं होना है, इसको संकुल स्तर तक पहुंचाना है और वहाँ से स्कूलों को वितरित किया जाना है। बहरहाल प्राथमिक स्कूलों में पहले ही 2 शिक्षकों का सेटअप लागू कर दिया गया है। इस पर भी यदि एक शिक्षक चना लेने में व्यस्त हो जाएगा तो भला शिक्षा का स्तर क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षकों को पढ़ाई छुड़वाकर चना ढुलवाना कितना सही है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अनूपपुर जिले के पसान नगर पालिका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ नल जल योजना के तहत केवई नदी पर बनाया गया फिल्टर प्लांट का स्टॉप डैम पहली बरसात में बह गया। केवई नदी में बनाया जा रहा स्टॉप डैम पहली बरसात नहीं झेल सका, बह चुका है। जल संकट से मुक्ति पाने के लिए अब और लंबा इंतजार नगर पालिका को, पसान के लोगों को करना पड़ेगा। मेरे को कुछ दिन पूर्व पता चला कि डैम आधा बह गया है। उसकी भी जानकारी माननीय कलेक्टर महोदय को हमने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने CMO को बुलाकर और अर्बन कंपनी के GM को बुलाकर उन्होंने कहा कि पुनः स्टॉप डैम तोड़वा करके पुनः निर्माण कराया। सर पहली बरसात में इसके पहले ही निर्माण चल रहा है उसका 2022 से करीब। तो क्या हुआ कि इस बार कुछ ज़्यादा बारिश होने लगा है और अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको कंप्लीट नहीं किया गया। ज़्यादा बारिश आने की वजह से वो अपना एक पार्ट छोड़ दिया, लेकिन ठेकेदार और एजेंसी के द्वारा बात की गई, उस पर लगातार प्रयास है कि उसको सही जानकारी प्राप्त की जा सके। उमरिया जिले के पाली जनपद पंचायत में सरकारी विकास कार्यों की पोल एक बार फिर से खुल चुकी है। पाली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भीमा डोंगरी में महज 3-4 महीने पहले बनाई गई एक पुलिया पहली बारिश में उखड़ गई। पुलिया में दरारें पड़ गई। वक्त रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ तो अब आप खुद मौजूद है, अपना देखी थी कितना खराब है। पर मैंने सांझ बिहान आउत है, लड़का स्कूल जा रहे हैं, हमारे बिटिया दूठे स्कूल जाते हैं शहडोल, तब सांझ बिहान खातना कितना समय बैठ जाता है, बैठ सका था। यहाँ कई जगह से दरार हो गया है, ठीक से बना नहीं है, फट गया पूरा। अब यह है कौन बाल है, बच्चा है, गाड़ी में मोटर धंस गया था तो गए ख़त्म, पूरी फट गई है पूरा। ये पुल अभी अप्रैल मई में बना है। देखा जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा जो बनाया गया है पुल, तो कहीं ना कहीं कमी तो है सर उसमें, जो कि पुल गिरने की कगार में है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में महज 2 कमरे की पुताई में लाखों रुपए खर्च करने का मामला सामने आया है। ढीमरपुरा स्थित 2 कमरे के पंचायत भवन की पुताई के एवज में
1,62,000 रुपये की धनराशि न केवल खर्च की गई बल्कि एजेंसी को इसका पूर्ण भुगतान भी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत भवन के पुताई डिस्टेम्पर में अनावश्यक खर्च दिखाकर बिल बनाया गया है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार का ये मामला बनता है, दिखता है। मेरे संज्ञान में लाया है। मैं अभी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, उसके पूरे ऑनलाइन बिल्स भी निकालेंगे और साथ ही साथ मौके पे जाके उसकी विस्तृत जांच करेंगे। और अगर ऐसा कुछ निकलेगा कि ये जो व्यय है सीमा से अधिक हुआ है तो इसमें तत्काल जो संबंधित है उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भोपाल ड्रग्स तस्करी मामले में बीजेपी ने एक्शन लिया है। मछली परिवार पर बीजेपी का एक्शन ये है कि शहरयार अहमद से इस्तीफा ले लिया बीजेपी ने। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया। यासीन का चाचा लगता है शहरयार अहमद। एमडी ड्रग्स तस्करी केस में अब एक के बाद एक कार्रवाई होती जा रही है। पॉलिटिकल आक्षेप जैसे ही लगे, अब बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष पद से शहरयार अहमद का इस्तीफा ले लिया है। यासीन मछली ये चाचा लगता है इसका। सीधी के कस्तूरबा बाई मार्ग कन्या छात्रावास में एक अनोखा मामला सामने आया। हॉस्टल में वार्डन ने 12वीं की छात्रा को मामूली सी बात पर थप्पड़ जड़ दिया। वार्डन ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दोपहर 3 बजे की घटना है। बालिका छात्रावास की उर्मिला पटेल को 2 साल का बेटा परिसर में खेल रहा था। वार्डन का नाम है उर्मिला पटेल। अंजू नाम की एक छात्रा ने उसे गोद में ले लिया और उसके गाल पर हाथ फेर दिया। बच्चा रोने लग गया। इससे वार्डन भड़क गई और छात्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब शिकायत की गई है। तहसीलदार कह रहे हैं कि छात्राओं से बात कर घटना की पुष्टि की गई है। वार्डन छात्रा ने 2-3 थप्पड़ मारे थे, उसकी हालत बिगड़ी है। पंचनामा तैयार करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अधीक्षिका खुद भी कह रही हैं कि मेरे बच्चे को वो छू दी तो हमने तो आज ज़रूर मार दिया है। और बच्चियों से मैंने खाने पीने के लिए पूछा कि खाना वाना क्या मिलता है उनको, तो उन लोगों ने बताया कि खाना तो मिलता है, दोनों टाइम मिलता है, लेकिन ये एक ही तरह के मिलता है, सब्जी रोटी दाल चावल, बदल बदल के मेनू के हिसाब से नहीं मिलता है। बागेश्वर धाम में अवैध गतिविधियों पर विराम लगाने और पहचान छिपकर रहने वाले लोगों को हटाने के लिए बागेश्वर धाम सुरक्षा समिति के साथ ग्राम गढ़ा के सरपंच और ग्रामीण लोग एसपी शिकायत करने पहुंचे। उनका कहना है कि बागेश्वर धाम इलाके में पूरे भारत से लोग आते हैं। कुछ लोग संदिग्ध और अवैध गतिविधियां करने वाली महिलाओं और पुरुष भी इसमें शामिल हैं। हमारे यहाँ असामाजिक तत्व कुछ महिलाएं आती हैं जो 4-4, 6-6 माह से पड़ी हुई हैं, जो गलत काम करते हैं। उससे यही मांग कर रहे हैं कि इन असामाजिक तत्वों को भगाया जाए। समय समय पे लगातार चेकिंग की जा रही है और जो भी वहाँ पे दुकानें हैं सभी की आईडी ली गई है। जो लोग लंबे समय से निवास कर रहे हैं उनको भी समय समय पे चेक किया जाता है। जिनकी आईडी नहीं है या जिनका अन्य कोई वैलिड रीज़न वहाँ पे नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई भविष्य में की गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव जिले के किसान परेशान हैं क्योंकि कोकोड़ी गांव में जिला प्रशासन सरकार के सहयोग से इथेनॉल प्लांट से निकालने वाला जो दूषित पानी है उससे फसल बर्बाद हो रहा है। किसान कह रहे हैं कि प्लांट से दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, इससे धान की खड़ी फसल मुरझाने लगी है। छत्तीसगढ़ में लगातार गौवंशों की मौत का सिलसिला जारी है। सड़क हादसों में कभी तो कभी केमिकल युक्त खाद खा लेने से मवेशियों की मौत हो रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं रायपुर के सकरी गांव की। सुबह अचानक 14 भेड़ों और 3 भैंसों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप लगाया कि खाद गोदाम मालिक ने खुले में खाद फेंक दिया था, इसी को खाने से ये सब गौवंश की जान गई है। मुंगेली की किरनासर गांव में एक तेज़ रफ्तार वाहन ने कई गौवंशों को कुचल दिया। 18 गौवंशों की मौके पर ही जान चली गई। विधानसभा से लगे सकरी गांव में 19 मवेशियों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जो खाद गोदाम है उससे बाहर जो खाद की बोरियां फेंकी थी, जिसके कारण उसे खाकर इन मवेशियों की मौत हुई है। आपको सीधा हम
तस्वीर दिखा रहे हैं सकरी गांव से। यह देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भेड़ भरी हुई है। ऐसी 14 भेड़ है जिनकी मौत हो गई है और ये एक साथ हुआ है। सब जो प्रकरण हुआ है, मौत का सिलसिला एक एक करके हुआ है, तड़प तड़प कर इनकी मौत हो गई है। इन 14 भेड़ के अलावा 3 जो भैंस है वो उनकी मौत हो गई है और सभी जानवर इसमें ज़्यादातर गाभिन है। तो जो जानवर के मालिक है उन्हें काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही अगर ये खाद गोदाम से फेंकी गई बोरियों के खाने के कारण हुआ तो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। मालिक हमारे साथ है। तो मौत कैसे हुई, तो पता कैसे चली? चली जानवर आवाज रही से। हाँ हाँ। तो देखे तो भैंसे कैसे पड़पड़ावा से गिरा से। अच्छा, तड़प तड़प के मरे कैसे? तड़प मरे। और का खाई रही से? जहर। जहर। हाँ। क्या स्थिति है? खाद गोदाम मालिक से बात हुई है? उससे बात हुई है। हमको बोले हैं कि 15 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। कितने बजे? तो करीब 12 बजे उससे बात हुआ था। तो 15 मिनट में हम पहुंच रहे करके बोले थे। देखो मेरे घर का जो कचरा रहेगा मैं अपने घर के सामने फेंकूंगा। ये इसका फैक्ट्री के सामने जो कचरा है, जो खाद निकला है खुले में फेंक रहा है सामने में। यहाँ विभाग के अधिकारी आए आज तक जांच? नहीं आया। देखिए यही वो गोदाम है जिस पर आरोप है कि यहाँ से जो है खाद की बोरियां यहाँ बाहर फेंकी गई है। तो काफी ढेर भी लगा हुआ है आसपास, आप देखेंगे। और कुछ खाद के बोरे भी है इसमें अलग अलग प्रकार के, और कुछ पाउडर नुमा चीज भी यहाँ पर है। तो देखिए ये ऐसे खाद के बोरे हैं और ये जमीन पर भी जो पानी पड़ने के बाद स्थिति बदली है उसे समझ में आ रहा है कि कुछ केमिकल है। देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, खाद मालिक पर क्या कार्रवाई होती है और इन्हें मुआवजा कब तक मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, ABC 24 रायपुर से। सरगुजा में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में भोजन की तलाश में बेखौफ घूम रहा है। लुंड्रा रेंज में बेटी और पिता को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया हाथियों ने। सीतापुर रेंज में भी खेत में काम करने गए ग्रामीण को कुचल दिया। महज 2 दिनों के भीतर सरगुजा में 4 लोगों की जान चली गई गजराज के हमले के बाद। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। रामकुमार टोपो सीतापुर के विधायक ये भी हाथी पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। शासन प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। सीतापुर में अभी एक मादा हथिनी है और अपने बच्चे के साथ में है, तो उसको लगातार हमारा अमला मॉनिटर कर रहा है। अभी देवगढ़ में 2367 कंपार्टमेंट है, वहाँ पे अभी रुका हुआ है और आगे वो मेन पार्ट की तरफ उसका जाने का संभावना है। आसपास परिधि में जितने भी 10 किलोमीटर में जो गांव है सभी को हम लोग हाई अलर्ट पे रख रहे हैं। की घड़ी में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने परिजन से बात भी किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि तत्काल इस मामले को निराकरण करें। हाथियों का जो आतंक है वो बढ़ा है और लगातार मौतें हो रही हैं। इसके लिए बार बार शासन प्रशासन को आगाह करने के बाद भी दुर्घटना रुकी नहीं। जैसे सवेरे 6 बजे हम लोग को पता चला है कि ग्राम पंचायत देवगढ़ में हाथी का मूवमेंट हुआ है और उस स्थिति में हम लोग जो है पूरे गांव वाले को सतर्क किए हैं, लोगों को समझाए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि भाई एक हमारा जनहानि हुआ है मोहरलाल पैंकरा के रूप में। सरगुजा संभाग के कई जिलों में गुरुवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंबिकापुर में सुबह 7:28 पर तेज़ आवाज़ के साथ धरती हिलने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। 3 से 4 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान की खबर नहीं है। बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ऐसा लगा कि कोई विस्फोट हो गया है, प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भूकंप का सेंटर जशपुर का बगीचा नगर था। तीव्रता 4.1 रिएक्टर स्केल मापी गई। बगीचा क्षेत्र में सुबह 7:31 पर ये झटके महसूस किए गए जो 4 से 5 सेकंड तक जारी रहे। मां नर्मदा भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक है। ऐसा विश्वास है कि इनके केवल दर्शन मात्र से ही दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला में यही नदी मां नर्मदा की एक बड़ी पीड़ा से गुजर रही है। यहाँ नर्मदा नदी में 16 नालों का गंदा पानी मिल जाता है। श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँचती है। प्रशासन की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। लगभग 16 से ज़्यादा नाले और आकर मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। यह एक सनातन धर्म की आस्था का विषय है। मोहन सरकार कर क्या रही है? इतने समय से जो मां नर्मदा को स्वच्छ करने की मुहिम चल रही है उस पर आखिर कार्यवाही क्या हो रही है? क्या यह केवल कागजों तक सीमित है या इसके लिए जमीनी स्तर पे भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हमारे मंडला शहर में 16 नाला, गंदा पानी, मल मूत्र वगैरह यहाँ से
माँ नर्मदा में प्रवाहित होता है तो हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंचता है। और हम प्रशासन से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये 16 नाला का पानी जो है, गंदा पानी माँ नर्मदा में प्रभावित ना हो। नर्मदा जी में ये जो नालों का पानी वगैरह ना जाए, इसके लिए नगर पालिका में पूर्व से ही अभी एक सीवरेज लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट का बहुत सा काम हुआ है, कुछ काम अभी अधूरा है, वो काम अभी कर रहे हैं लोग। ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर ये नाले सब नर्मदा जी में जाना बंद हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के बाद जो बचा है 900 मीट्रिक टन जहरीला राख, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची राख को आबादी से दूर दफन करने के लिए सरकार की क्या योजना है, और इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की गई है। अंबिकापुर जिला कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में ही एक 55 साल के अधेड़ ने वकील पर हमला कर दिया। कोर्ट परिसर के अंदर ही हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बलरामपुर जिले के 55 साल के संतोष गिरी ने अधिवक्ता सुरेंद्र चौहान को कोई काम दिया था, लेकिन लगातार वकील के पास आने के बाद भी काम नहीं हो रहा था। गुस्से में आकर डंडे से अधिवक्ता पर अधेड़ ने हमला कर दिया। जिला न्यायालय परिसर में हमारे अधिवक्ता साथी श्री सुरेंद्र चौहान जी बैठे थे और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति डंडा लाठी लेके आया, उसके सिर पे प्राणघातक हमला किया और बाद में वहाँ पे उपस्थित जो वकील साहब लोग थे और पुलिस वाले थे जो गवाही देने आए थे, उन्होंने पकड़ के उसको ले गया और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज न्यायालय परिसर में एक व्यक्ति के द्वारा उपस्थित वकील के साथ मारपीट की घटना की गई है। उक्त संबंध में वहां पर उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन था। कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाए। उमंग सिंगार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरा। विपक्ष ने पुलिस को दागी कहकर नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो पूरी खत्म है, सब पे अत्याचार और अन्याय की संख्या और उसका परसेंटेज बढ़ा है। इस कारण से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ध्यान आकर्षण आज लाया गया था, लेकिन सरकार जवाबों से बचती रही। मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। कानून व्यवस्था चाक चौबंद चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में अग्रणी है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है अखबारों में आने के लिए, हवा में आने के लिए। अरे भैया, विपक्ष को जो हाउस चलने के लिए सरकार के जनता के मुद्दे सामने रखना चाहिए। कानून व्यवस्था में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये व्यवस्था हो रही है। चिरमिरी नगर निगम में इन दिनों पीलिया के मरीजों का इजाफा होता जा रहा है। अकेले जिला अस्पताल में 40 से अधिक मरीज हैं, अधिकांश बच्चे हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के साथ कुछ लोग घर में ही इलाज करा रहे हैं। जिला अस्पताल में परिजनों का कहना है कि बरसात के दिनों में लगातार गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, वार्ड में साफ सफाई नहीं है, इसलिए बीमारी फैल रही है। सर, मेन कारण तो पानी का है और वार्ड में साफ़ सफाई भी नहीं हो रहा है। साफ़ सफाई करने के लिए बोलते हैं तो मतलब वो हमारा काम नहीं करके पार्षद भी मतलब अपना अपना हाथ खींच लेते हैं। ये बरसात जब से चालू है तब से बहुत गंदा पानी आ रहा है सर। छान के पी रहे हैं उबाल के, फिर भी गंदा खाद आ रहा है सर। जी, इसका मुख्य कारण जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो गंदा पानी है, तो उसके वजह से पीलिया के मरीज हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं आजकल। तो इससे बचने के लिए आपको पानी कम से कम गर्म करके अच्छे से उबाल के उस पानी को पीजिए और घर का खाना खाएं, कुछ दिनों तक साफ सफाई रखें। एक संयुक्त टीम के द्वारा उस वार्ड का सघन दौड़ा कर निरीक्षण किया गया। अब चूंकि पुरानी जो पाइपें हैं, कुछ पाइपें तो अत्यंत जर्जर अवस्था में और सड़ गई हैं और नालियों के अंदर जो है कुछ पाइपें लगी हुई हैं, वो दूषित पानी पीने की वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले 2 लेन मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंजूरी मिली है। रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए 4 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। रायपुर से दूसरे जिलों तक की सड़कें 2 लेन से 4 लेन की जाएंगी। रायपुर, आरंग, बिलासपुर, दर्री के बीच करीब 95 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क के लिए DPR भेजने को कहा है, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किलोमीटर लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे शीघ्र ही DPR मांगा गया है। मजबूतीकरण के लिए करोड़ों के कार्यों को स्वीकृति मिली है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री मुलाकात किए हैं। इसके अलावा मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात हुई है। तो तमाम तस्वीरें आप देखिए और कौन कौन से सौगातें मिली हैं, किन कार्यों को स्वीकृति मिली है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। सागर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए 2017 में एक इको पार्क बनाया गया था, आपको याद होगा, जिसका उद्देश्य सागर में टूरिज्म को बढ़ाना और स्थानीय लोगों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करना था। लेकिन वन विभाग की अनदेखी के चलते इको पार्क कुछ ही सालों में अपने उद्देश्य से भटक गया। रख रखाव की कमी, प्रशासन की अनदेखी के चलते ये पार्क अब अश्लील हरकतों का अड्डा बन चुका है। पार्क के झूले टूट चुके हैं, सड़कें जर्जर हैं, चारों तरफ गंदगी पसरी है। ये जो पार्क का निर्माण हुआ था उसके पीछे तो मंशा यही थी, एक अच्छा सा एक ऑक्सीजन पार्क की तरह वो बने, जिसमें लोग अच्छी खुली हवा में सांस लेकर के कुछ उसमें प्रकृति को निहारें। लेकिन हमारे कुछ लोग जो, जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि कुछ इस तरह के लोग अगर अवैध तरीके की गतिविधि कर रहे हैं, जो गतिविधि समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके रोकथाम के लिए हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।